देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देख लो तुम लोग मेरे साथ। भोलेनाथ नाम का पर्सन है, उसने एक चेक बनाया है। भोलेनाथ ने एक चेक बनाया सुरेंद्र के नाम। अब चेक बना दिया, उसके बाद भोलेनाथ रिक्वेस्ट कर रहा है सुरेंद्र से कि इस चेक को क्या है पेमेंट के लिए प्रेजेंट मत करो। बैंक में भी रिक्वेस्ट लेटर डाल दिया कि इस चेक की पेमेंट मत होने देना। तो अब आप ये बताओ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से क्या भोलेनाथ ने यहाँ कोई ऑफेंस किया? तो देखिए सीधी सी बात है, अगर किसी पर्सन ने चेक बना दिया है तो हम तो ये मानते हैं कि ये चेक बनाया गया है किसी पेमेंट के नाम से, खासकर पेमेंट ऑफ डेब्ट के नाम से। और अगर आपने चेक किसी को बना के दे दिया है तो उसका राइट है कि वो तो पैसा देगा ही देगा। अब एक बार चेक बनाने के आप पीछे नहीं हट सकते, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अब आप बताइए क्या भोलेनाथ ने ऑफेंस किया कि नहीं? तो इसके लिए हमको आना चाहिए डिसऑनर ऑफ चेक का कंसेप्ट और स्टॉप पेमेंट का कंसेप्ट, जो सेक्शन 138 से 140 में दिया हुआ है। तो अब एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आ जाए तो प्रोविजन में हम 3 सेक्शन समझाएंगे। पहला सेक्शन 138। सेक्शन 138 बोलता है कि वंस अ चेक drawn on account maintained by drawer for payment of money in discharge of legally enforceable debt or liability is returned unpaid due to insufficiency of fund or exceeding arrangement, it constitute punishable offense. सेक्शन 139 बोलता है प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर, मतलब जिसको चेक बना के दिया उसके फेवर में एक प्रिजम्पशन दिया जाता है कि जो भी चेक उसे प्राप्त हुआ था या मिला था वो डेब्ट या लायबिलिटी पे करने के लिए मिला था। तो अगर आप स्टॉप पेमेंट का इंस्ट्रक्शन भी दे दोगे तो एक्शन तो होगी होगी, मतलब केस तो बनेगा ही बनेगा। और सेक्शन 140 बोलता है कि चेक बनाने वाला अपना डिफेंस भी नहीं दे सकता, ये नहीं बोल सकता कि उसने चेक ऐसे ही बना के दे दिया था, क्योंकि भाई साहब चेक बना के दिया है तो पेमेंट तो होनी ही चाहिए। तो क्विकली रिपीट करो 3 सेक्शन। 139 बोलता है कि जब आप चेक बना के दोगे तो वो डेप्थ पे करने के नाम से दिया गया है, और यदि वो चेक वापस आ जाता है क्योंकि फंड नहीं है तो ये एक ऑफेंस है। ऑफेंस आपको पता है क्या होता है? ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक। ठीक है, जितना भी चेक है उसका 2 गुना या 2 साल तक की जेल, ये आपको मैंने पढ़ाया है। ठीक है। अच्छा 139 बोलता है कि प्रिज्यूम कर दो कि चेक बना के दिया है तो डेप्ट डिस्चार्ज करने के नाम से दिया गया है, तो आप अगर स्टॉप पेमेंट करने भी बोलोगे तो पेमेंट रुकेगी नहीं। और तीसरा, अब चेक बनाने के बाद के पास कोई डिफेंस भी नहीं है कि वो बोल दे कि उसने तो चेक ऐसे ही बना दिया था। चेक बनाया है तो इसकी पेमेंट होनी चाहिए। तो जैसे भोलेनाथ ये एक्ट कर रहा है चेक को रोकने का, तो इससे इसकी लाइबिलिटी नहीं रुकेगी। सेक्शन 138 का केस इसमें बनेगा बनेगा डिसऑनर। तो ये एनालिसिस है, कंक्लूजन है, यस रिक्वेस्ट टू स्टॉप पेमेंट बाय भोलेनाथ कंस्टिट्यूट ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1880। तो ऐसा आंसर लिखोगे इसका, ये हो गया देखो प्रोविजन पार्ट। ठीक ऐसे ही आएगा क्वेश्चन है, चेक वाले जैसे क्वेश्चन आएगा। रोकने की बात करेगा तो तीनों सेक्शन शॉर्ट में समझाना, 138, 139, 40। ये प्रोविजन, और ये नीचे का हिस्सा कौन सा? एनालिसिस एंड कंक्लूजन पार्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एम जो है वो कुछ पैसे पे करने वाला है एन को, उसके लिए एक प्रोमिसरी नोट बनाता है और ढंग से वो नोट पहुंच जाए करके उसको 2 हिस्सों में काट देता है और एक हिस्सा एन को पोस्ट कर देता है। ठीक है, वापस सुन लो। एम जो है यहाँ पे डेटर है और एन जो है यहाँ पे क्रेडिटर है। एन जो है वो क्रेडिटर है। अब ये एम क्या कर रहा है, एक नोट बनाया, नोट को आधा 20 से ऐसे फाड़ा और एन को भेज दिया। बाद में अब एम का मन बदल गया है और वो बोलता है कि भाई वो जो आधा नोट भेजा हूं ना एन, वो मेरे को वापस भेज दे। एन बोलता है नहीं तुम आधा भेजो, मेरी पेमेंट पूरी होनी चाहिए। तो बताओ किसका क्या राइट है? तो ये डिलीवरी के कंसेप्ट को बताता है सेक्शन 46 के हिसाब से, याद हो जाए सेक्शन तो बहुत अच्छा हो जाएगा। डिलीवरी ऑफ इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 46। ठीक, सेक्शन 46 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का बोलता है कि जब आप कोई प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक बनाते हो तो ये तभी कंप्लीट होता है जब इसकी प्रॉपर डिलीवरी होती है, चाहे एक्चुअल हो या कंस्ट्रक्टिव हो, वो भी पूरे इंस्ट्रूमेंट की। अगर आपने हाफ पार्ट डिलीवर किया है तो ये किसी प्रकार की डिलीवरी नहीं है। तो अब एनालिसिस कंक्लूजन ये आएगा कि सिंस सेंडिंग द half of promissory note is incomplete delivery, contract was never completed। एम के पास ये राइट है कि वो अपना इंटेंशन रिवोक कर सकता है और हाफ नोट को वापस मांग सकता है।
अगर एन बोलता है कि मेरा पैसा दे दो, जो बचा नोट का हिस्सा वो भी भेज दो, तो बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एम ने आधा हिस्सा बेचा था, तो अपने आधे हिस्से को ये वापस दे सकता है, क्योंकि डिलीवरी पूरी नहीं हुई। वापस सेक्शन सहित पढ़ डालो और याद कर दो इसको। सेक्शन 46 बोलता है कि अगर कोई प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक बना है, तो वो तभी कंप्लीट है जब उसकी डिलीवरी एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव हो और पूरे इंस्ट्रूमेंट की हो, मतलब एक भी हिस्सा ना छूटे। अगर आधी डिलीवरी करे होगे तो उसको डिलीवरी नहीं माना जाएगा। तो डिलीवरी करने वाला अपना आधा इंस्ट्रूमेंट वापस मांग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क है, ऊपर वाला। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में 6 मार्क है। अब ये बताओ, दो क्वेश्चन में ठीक कॉन्फिडेंस है कि नहीं, ये फर्स्ट और सेकंड वाले में? ये तो हम 3-4 बार जीवन में डिस्कस कर चुके हैं। हैंड रेस करके बताओ, ये फर्स्ट टू में बनता है कि नहीं बनता है? बस चंचल ही हैंड रेस करेगी, बाकी लोग क्या कर रहे हो बताओ? ये बनेगा कि नहीं बनेगा ये? ठीक है, तीसरा सवाल, ये एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। रामा एग्जीक्यूट्स अ प्रोमिसरी नोट। रामा नाम के पर्सन ने प्रोमिसरी नोट बनाया। लैंग्वेज ऐसी है, आई प्रोमिस टू पे अ सम ऑफ 10,000 आफ्टर 3 मंथ। क्या ये लीगल प्रोमिसरी नोट है? तो देखो, प्रोमिसरी नोट का एक बहुत एसेंशियल एलिमेंट ये होता है कि पेई मस्ट बी सर्टेन। मतलब जिसके नाम पे आप प्रोमिसरी नोट बना रहे हो, वो सर्टेन पर्सन होना चाहिए, उसका नाम लिखा होना चाहिए। अब रामा जो है वो तो मेकर है, क्योंकि वो नोट बना रहा है। और किसके नाम पे बना रहा है, कहाँ समझ आ रहा है यहाँ पे, पता ही नहीं चल रहा है। वो तो बस बोल रहा है 10,000 3 महीने बाद पे करूंगा। तो अब इसका प्रोविजन हम कैसे लिखेंगे? तो आप ऐसा लिखोगे, प्रोमिसरी नोट रिक्वायर अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू स्पेसिफाइड पर्सन। ये इतना, बस इतना, टू स्पेसिफाइड पर्सन। बाकी ये सब काटो, ये सब नहीं पढ़ना। स्पेसिफाइड पर्सन। प्रोमिसरी नोट का मतलब है कि आप एक अनकंडीशनल प्रॉमिस करो, जिसमें आप एक सर्टेन अमाउंट एक स्पेसिफाइड पर्सन को दो। अब इसके बाद इसका एनालिसिस कंक्लूजन कर दो। सिंस द नेम ऑफ पेई इज मिसिंग, इंस्ट्रूमेंट effectively become payable to bearer. This violates the provision of RBI Act. Instrument is illegal and void under RBI Act and cannot be legally enforced. ठीक है? आपको ऐसा एनालिसिस अच्छा ना लगे, आप सिंपल एनालिसिस कर दो, इतना लिख दो, सिंस द नेम ऑफ पे इज मिसिंग, द नोट इज इनवैलिड, इतना लिख दो। इतना दुनिया भर का आरबीआई वाईबीआई की झंझट नहीं करना है। छोटा 3 नंबर का रुका है, कोई इतना लंबा खींचेंगे, ऐसे लिख दो बस। तो देखो आंसर क्या हुआ, ये हुआ देखो। A promissory note require unconditional promise to pay certain sum of money to specified person, ये हो गया इतना। फिर since the name of payee is missing, the note is invalid, इतना लिख दोगे तो पूरे नंबर मिल जाए। इतना लिख दोगे तो पूरे नंबर मिल जाए। ठीक है, आई होप ये वाला समझ आ गया होगा। 3 नंबर का आएगा ये क्वेश्चन। अब अगला सवाल है, चलिए बताइए, नेगोशिएशन बाय डिलीवरी क्या होता है, एक एग्जांपल से बता दीजिए। तो डिलीवरी का मतलब होता है डिलीवरी ऑनली, इसको मियां डिलीवरी भी बोलते हैं। मियां डिलीवरी कब होती है, जब पेपर जो होता है वो ब्लैंक होता है, किसी का नाम नहीं लिखा, तो ऐसे ही ले जाकर डिलीवरी कर दो। और नाम लिखा होगा तो एंडोर्समेंट डिलीवरी करना होता है। तो नेगोशिएशन बाय डिलीवरी का सेक्शन है 47। ठीक है, ये बोलता है कि प्रोविजन के सेक्शन 47 का कि सब्जेक्ट टू सेक्शन 58, promissory note, bill of exchange or check payable to bearer, bearer मतलब no name, is negotiable by simple delivery thereof without needing endorsement। ठीक है, इसमें कोई एंडोर्समेंट भी नहीं लगता। ठीक। ए होल्डर, इसका एग्जांपल लिख दिए, ए होल्डर और बियरर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बियरर मतलब किसी का नाम नहीं दिखा है। डिलीवर इट टू बीज एजेंट टू होल्ड फॉर बी, बी के एजेंट को दे देता है कि बी को पकड़ा देना, तो माना जाएगा हमने बी को डिलीवरी कर दी है, क्योंकि एजेंट को देने को हम लोग कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बोलते हैं। अगर आदमी सामने नहीं है तो उसके एजेंट वेजेंट या सर्वेंट को दे। तो देखो, बियरर इंस्ट्रूमेंट है, किसी का नाम नहीं लिखा था, तो कोई एंट्री नहीं बनाना है, सीधे दे के आ जाना है। ये आधा एग्जाम्पल, और ये लिखना है। एग्जाम में 4M वेटेज है इसका। हैंड रेस करके बताओ ये आधा समझ आया कि नहीं है? हैंड रेस करके बताओ ये आधा समझ आया कि नहीं है? लो 5वां क्वेश्चन लो। एक्स जो है वो पे ही है एक चेक का। मतलब मान लो एक चेक है, उस पे ये बना के दिया गया था एक्स को, एक्स को पेमेंट होनी चाहिए। वाई इस चेक को चुरा देता है, एक्स के नकली सिग्नेचर मार देता है और खुद के नाम पे कर देता है। देन वाई इस चेक को आगे जेड को एंडोर्स कर देता है।
जेड इस चेक को दे देता है। अब बताओ चेक वैलिड है कि नहीं है, और क्या मिस्टर जेड जो है उसको होल्डर इन ड्यू कोर्स का राइट मिलेगा क्या? ऐसा है, देखो चेक किसके नाम पे था, एक्स के नाम पे। धोखाधड़ी किसने करी, वाई ने एक्स की साइन मारी ऐसे ऐसे, अपने नाम चेक को कर दिया, और फिर आगे चेक जेड नाम के एक मासूमान इंसान को देके जेड से पैसे दे दिए, और जेड को बोला जा तो बैंक से इसका पैसा निकाल लिया। तो पहली बात तो ये याद रखना कि कभी जैसे फोर्जरी होती है, मतलब ऐसा धोखाधड़ी होती है, तो फोर्ज सिग्नेचर से जो चेक है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो नल एंड वॉइड हो जाता है। फोर्जरी में चाह के भी किसी बात को कंफर्म नहीं किया जा सकता। आज भी चेक जो है वो रियल ओनर मिस्टर एक्स का ही माना जाएगा। ठीक है। इवन जो मिस्टर जेड है जिसको हम बोलेंगे बोनाफाइड, बोनाफाइड मतलब इनोसेंट ट्रांसफरी, ठीक है, उसका भी इस पे कोई राइट नहीं है। तो मतलब ये चेक इनवैलिड है, और जेड जो है वो इसका पैसा क्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि चेक का असल मालिक तो एक्स ही है, क्योंकि उससे बिना पूछे उसकी नकली साइन मार के चेक आगे दे दिया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क के, ये देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अक्सर ये 3 3 मार्क के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाला आप लोग क्लास में प्रैक्टिस नहीं करे थे, तो याद है ना, इसका आंसर सही अच्छे से पढ़ो। ये शीट को अभी मैं ग्रुप में भी डाल रहा हूँ। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या बोल रहा है। अगला सवाल बोल रहा है बताओ ये प्रोमिसरी नोट सही है कि नहीं। ए बी को बोलता है ओ यू सम ऑफ रुपीज 1,000, तुमसे 1,000 दिया है दे दूंगा। अरे कोई लैंग्वेज थोड़ी होती है, प्रॉमिस कहाँ कर रहा है, ये कोई वैलिड प्रोमिसरी नोट नहीं है। वैसे ही एक्स प्रॉमिस करता है वाई को कि 10,000 दूंगा जब वाई की शादी जेड से हो जाएगी, तो यहाँ तो कंडीशन लगा दिया, तो ये भी वैलिड प्रोमिसरी नोट नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोमिसरी नोट क्या होता है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होता है। अंडरटेकिंग मतलब प्रॉमिस होता है। तो फर्स्ट वाले में प्रॉब्लम क्या जा रही है, यहाँ तो प्रॉमिस की लैंग्वेज ही नहीं है, और दूसरे में मैरिज वाली कंडीशन लगा दिया है। तो देखो दोनों ही इनवैलिड है। पहला क्यों, क्योंकि सिर्फ एक्नॉलेज करना, मान लेना कि उधारी दिया है, ये वैलिड प्रोमिसरी नोट नहीं है। यहाँ पे एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे होना चाहिए, एक्सप्रेस प्रॉमिस होना चाहिए कि हाँ पैसा लौटाऊंगा। और दूसरा, ये प्रॉमिस कंडीशनल हो गया है, और आप जानते हो कि प्रोमिसरी नोट अनकंडीशनल होना चाहिए। सिर्फ एक ही कंडीशन लगाई जा सकती है, मृत्यु, क्योंकि जो सर्टेन है, बाकी कोई कंडीशन आप लगा नहीं सकते। ठीक, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, 4 नंबर का है, 2 मार्क्स ईच का है। आपको ये 1 1 मार्क मिलेगा वैलिड इनवैलिड बताने का, रीजन लिखने का 1 1 मार्क। ठीक, अगला सवाल फिर ये आ गया है, 6 मार्क्स का आया हुआ एग्जाम में भी है। बताओ वैलिड प्रोमिसरी नोट है कि नहीं। आई प्रॉमिस टू पे 5,000 और 7,000 टू मिस्टर राम, अमाउंट सर्टेन होना चाहिए, अमाउंट क्लियर नहीं है, तो ये इनवैलिड है। वैसे ही आई प्रॉमिस टू पे मोहन 500 इफ ही सिक्योर 60% इन एग्जामिनेशन, कंडीशन हो गई, कंडीशन है मतलब वैलिड नहीं है। आई प्रॉमिस टू पे ₹3,000 टू रवि आफ्टर 15 days ऑफ डेथ ऑफ हे, अच्छा डेथ की कंडीशन वैलिड होती है, क्योंकि मरना एक दिन सबको है। तो फर्स्ट 2 तो इनवैलिड है, लेकिन तीसरा वाला डेथ एक सर्टेन इवेंट होता है, इसलिए डेथ वाली कंडीशन को अनकंडीशनली माना जाता है। बाकी ऊपर वाला दोनों इनवैलिड है, क्योंकि 60% लाना है, कंडीशन है, आएगा नहीं आएगा नहीं पता। वैसे उसके ऊपर वाला अमाउंट सर्टेन होना चाहिए, 5,000 या 7,000 बोल रहा है, तो क्या अमाउंट है हमको नहीं पता। 6 नंबर का है, आपको ये बताने का कि वैलिड इनवैलिड एक एक नंबर मिलेगा, और रीजनिंग देने का एक एक नंबर मिलेगा। ये सब बोनस मार्क है आप लोग के एग्जाम में, ये बोनस मार्क है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला सवाल, A owes money to B, but not knowing the exact amount, issues a blank check to B. ठीक है, चलो समझ लो। ए जो है वो डेटर है, बी जो है वो क्रेडिटर है। ए ने एक चेक बना के दे दिया, अब ये चेक ब्लैंक था। बी ने इसमें एकदम धोखाधड़ी करके बहुत बड़ा अमाउंट डाल दिया और सी को दे दिया, चेक हो गया डिसऑनर। तो अब बताओ बी का क्या राइट है और सी का क्या राइट है। तो जैसे चेक बी को बना के दिया गया था, है ना, तो बी सिर्फ उतना ही रिकवर कर सकेगा जितना ए उसको पे करने वाला था, मतलब वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उससे ज्यादा नहीं। जैसे मैं भी किसी को चेक अगर ब्लैंक भी बना के दे दूं, तो वो सिर्फ उतना ही रिकवर कर सकता है जितना मैं उसको पे करना चाहता था, या जितना वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन ये जो सी है जिसको आगे एंडोर्स कर दिया गया चेक,
ठीक है, वो तो पूरा अमाउंट रिकवर कर सकेगा क्योंकि उसका ए से तो डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं था। उसको अगर ऐसा ब्लैंक चेक मिला हुआ है तो वो तो जितना भी चेक का अमाउंट लिख देगा या लिखा हुआ है पूरा रिकवर कर सकेगा। तो कंक्लूजन ये है कि बी जो है वो सिर्फ डेप्थ अमाउंट रिकवर कर सकता है, लेकिन सी जो है चेक पे लिखा कोई भी अमाउंट रिकवर कर सकता है। 4 मार्क का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन फंडामेंटली समझ आया कि नहीं आया? ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट को पता है क्या बोलते हैं? इनकोहेरेंट इंस्ट्रूमेंट। जिसको अगर आप ब्लैंक दे देते हो ना, मतलब अमाउंट नहीं लिखते हो, तो जिसको दिया वो तो उतना रिकवर कर सकते हैं जितना कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है, लेकिन अगर आगे वो किसी को दे दे होल्डर इन ड्यू कोर्स तो कोई भी अमाउंट रिकवर कर सकता है। हैंड रेस करके बताओ ये वाला क्वेश्चन दिमाग में गया कि नहीं गया? चंचल बोली हाँ, कुणाल बोला हाँ। अगला सवाल, वी गिफ्ट डब्ल्यू अ चेक। देखो गिफ्ट वर्ड यूज कर दिया। कभी भी याद रखना अगर कोई चेक गिफ्ट में दिया है तो इसमें सेक्शन 138 नॉन एप्लीकेबल होता है। देखो तुम लोग को याद नहीं है तो मैं बता दूं, सेक्शन 138 डिसऑनर का होता है। ये बोलता है कि कोई भी चेक अगर बना के दिया गया है तो वो पेमेंट के नाम से बना के दिया गया है, और अगर वो चेक जो है वो पे नहीं हो पाता या वो नॉन पे होता है तो उस पर डिसऑनर का केस बनता है, जहाँ 2 टाइम्स द अमाउंट ऑफ चेक, या फिर जेल हो जाती है 2 इयर्स तक की। ठीक है, जेल हो जाती है। लेकिन इसका एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई चेक गिफ्ट के नाम से दिया गया या चैरिटी के नाम से दिया गया या मॉरल ऑब्लिगेशन के नाम से दिया गया, जैसे क्लास में एग्जांपल दिया था, शादी में गया हूं पैसा ऐसा नहीं था लिफाफे में चेक डाल के दे दिया, तो उस पे सेक्शन 138 का केस नहीं बनता है। तो याद रखना सेक्शन 138 तभी अप्लाई होगा जब आपने चेक बनाया है किसी लाइबिलिटी या डेब्ट को डिस्चार्ज करने के लिए। अगर कोई चेक एज अ गिफ्ट बना के दिया है तो इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है, इसलिए कोई लीगली एनफोर्सेबल डेब्ट नहीं है। तो अगर वी ने एक चेक को गिफ्ट किया है और इसकी अगर कल को पेमेंट ना हो तो भी वी के ऊपर कोई ऑफेंस का केस नहीं बनेगा। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में 3 नंबर का आता है। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में 3 नंबर का आता है, 3 मार्क का क्वेश्चन है। तो याद रखना चेक हमेशा पेमेंट के नाम से होना चाहिए। गिफ्ट विफ्ट वाला चेक दिया तो नॉन एनफोर्सेबल होता है। आंसर पैटर्न भी देख लो इसका अच्छे से। अब ये शीट शेयर कर दूंगा, तुरंत आधे घंटे में पढ़ लेंगे। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है पहचानो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है कि फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। मैं यहाँ इनलैंड इंस्ट्रूमेंट का आपके लिए क्राइटेरिया लिख दूं, और जो इस क्राइटेरिया में नहीं आता उसको अपन मान लेंगे कि वो फॉरेन। ठीक है। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट की जो मेन कंडीशन है, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट की जो मेन कंडीशन है वो ये है कि बनना इंडिया में चाहिए, ड्रॉन स्लैश मेड इन इंडिया। ये मेन कंडीशन है। प्लस दो में से एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। एक कंडीशन है पेएबल इन इंडिया, या तो इंडिया में पे हो रहा हो, और पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, जिसमें बनाया गया है वो कहाँ का रेसिडेंट होना चाहिए? इंडिया का। तो भैया इसको ऐसे पढ़ना, ये वाली कंडीशन तो मेन होती है कौन सी? कि बनना इंडिया में ही चाहिए। अब दो में से एक कंडीशन होनी चाहिए। एक कंडीशन क्या? या तो पे इंडिया में हो या आदमी इंडिया का हो। अब चलो देखो क्या लिखा है, प्रोमिसरी नोट कोलकाता में बना, मतलब ये वाली कंडीशन कौन सी फुलफिल हो रही है? ये वाली। और मुंबई में पेएबल है, मतलब इंडिया में पेएबल है। तो देखो नंबर 1 कंडीशन और एडिशनल कंडीशन पूरी। तो देखो ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट हो गया। ठीक है। दूसरी, वाराणसी में बना, वाराणसी कहाँ है? भारत में है। ठीक है। जोधपुर के रेसिडेंट पे बना। ठीक है। पेबल इन सिंगापुर। तो पेबल तो इंडिया में नहीं हो रहा, तो ये वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही है। पर बना जोधपुर रेसिडेंट पे, ये वाली कंडीशन पूरी हो रही है। तो मैं तो बोला ना मेन कंडीशन पूरी होना जरूरी है। इन दोनों में से कोई एक भी हो जाए, या तो इंडिया का नाम आ जाए पे होने टाइम, या इंडिया का आदमी हो तो हो जाएगा। तो ये भी इंग्लैंड है क्योंकि बना इंडिया में है और पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। अच्छा, तीसरी बात क्या बोल रहा? बिल बना आगरा में है। ठीक है। किस पे बना? न्यूयॉर्क के आदमी पे, और दिल्ली में पेएबल है। तो अगेन आगरा में बना मतलब भारत में बना, और पे इंडिया में हो रहा है मतलब दिल्ली में हो रहा है, तो ये भी इंग्लैंड है। अगला, प्रोमिसरी नोट बना न्यूयॉर्क में, तो देखो बेसिक कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई।
न्यूयॉर्क, एनवाईसी मतलब न्यूयॉर्क पे बना है। तो यही पर जब बेसिक कंडीशन ही पूरी नहीं हुई तो फिर ये इंग्लैंड नहीं है, ये फॉरेन हो गया। अच्छा, फिर अगला फिर बोल रहा है बिल्ड लंदन में बना, फिर पहली कंडीशन पूरी नहीं हुई तो अगली तक देखने की सख्त जरूरत नहीं है, ये भी फॉरेन। अब बताओ ये वाला आ गया क्वेश्चन, कर पाओगे कि नहीं? ये एग्जाम में 5 मार्क्स का आ जाएगा, ये वाला कर पाओगे कि नहीं, ये बताओ, हाँ या ना? पहचान लेना ना, इंग्लैंड पे मेन फोकस रखो। बनना इंडिया में चाहिए, और दो में से एक कंडीशन, वन या तो पेबल इंडिया में हो या फिर और पर्सन इंडिया का हो, दो में से कोई एक। ठीक, ये मैं मान के चलता तुम लोग को समझ आ गया और इससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। ठीक। अच्छा, कनिका ने कॉस्मेटिक खरीदे 15,000 के कार्तिक से ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे जो कनिका है वो डेटर है, और ये जो कार्तिक है ये क्रेडिटर है। अब प्रोमिसरी नोट तो दिया गया पर ब्लैंक दे दिया गया है। ठीक, कार्तिक इसको आगे ट्रांसफर कर देता है मनीष को। ठीक है, मनीष उसमें क्या करता है, अमाउंट डाल देता है 17,000 का, क्योंकि वहां पे स्टैंप लगा हुआ था कि पेबल अप टू 17,000 का। अब कनिका के सामने प्रेजेंट कर देता है, कनिका बोलती है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट 15 का ही था। तो कनिका को 17 देना है मनीष को कि 15 देना है? तो पहले तो ये समझ लो, कॉन्ट्रैक्ट 15,000 का था लेकिन ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट दिया गया, तो जो कार्तिक है वो ज्यादा से ज्यादा 15,000 क्लेम कर सकता था। लेकिन अगर कार्तिक इसको आगे किसी को ट्रांसफर कर दिया, जैसे मनीष को कर दिया, तो फिर तो जितना वैल्यू डलेगी उस नोट पे, मनीष तो पूरा रिकवर करेगा। यहाँ पे मनीष को पूरा 17,000 मिलेगा। अब वापस सुन लो, कनिका ने के ए कनिका ने एक ब्लैंक नोट बना के दिया है, किसको? कार्तिक को। इनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट है 15,000 रुपए का। तो अगर ब्लैंक भी है तो कार्तिक ज्यादा से ज्यादा, याद रखना, 15,000 रिकवर कर सकता है। कार्तिक ने इस ब्लैंक नोट को दे दिया मनीष को। मनीष में इसमें पढ़ता है कि नोट पे लिखा है पेबल अप टू 17,000, मैक्सिमम अमाउंट 17। तो यहाँ पे 17 डालता है और कनिका के सामने पहुंच जाता है कि मैडम मुझे 17,000 दो। कनिका को पूरा 17 देना पड़ेगा, क्योंकि जो होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है, मतलब जिसको कोई इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट मिलता है, वो अप टू द स्टैंप लिमिट जितना अमाउंट चाहे मांग सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 बताओ कितना समझ आया? और यही अगर कार्तिक मांगता तो ज्यादा से ज्यादा 15,000 मांग सकता था। ये वाला बताओ, यस और नो चैट में बताओ, ये वाई और एन, ये जो समझ आया कि नहीं है? ठीक है भाई। निशा ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंट किया 15 अक्टूबर को नीरज के ऑफिस में। ठीक है, जो ड्यू था 15 अक्टूबर को नीरज के ऑफिस में, इसमें 12 अक्टूबर को प्रेजेंट किया बिजनेस आवर में। नीरज वहां था नहीं, तो उसने बिल असिस्टेंट के पास छोड़ दिया। असिस्टेंट जो है नीरज को ये बिल देना भूल गया, बिल डिसऑनर हो गया। तो बताओ क्या असिस्टेंट को प्रेजेंट करना वैलिड है? तो बेसिकली ये माना जाता है कि आप कभी भी जब बिल को प्रेजेंट करोगे तो जो पर्सन है उसी के सामने करोगे, आप किसी और असिस्टेंट या किसी और पर्सन के सामने नहीं कर सकते। तो सेक्शन 64 बोलता है कि अगर आपको पेमेंट के लिए प्रेजेंट करना है तो आप डायरेक्टली जो प्रोमिसरी नोट का मेकर है उसके सामने प्रेजेंट करो, या एक्सेप्टर या ड्रॉई के सामने प्रेजेंट करो, या उनके ऑथराइज एजेंट के सामने प्रेजेंट करो। प्रॉपर प्लेस पे करो, बिजनेस आवर में करो। अगर आप किसी अनऑथराइज पर्सन के पास इंस्ट्रूमेंट छोड़ दोगे तो ये प्रॉपर प्रेजेंटमेंट नहीं है, फिर यहाँ कोई डिसऑनर का केस नहीं बनेगा। 3 मार्क का क्वेश्चन है। तो आपको भी अगर पैसा चाहिए और आपको पेमेंट के लिए प्रेजेंट करना है तो प्रोमिसरी नोट के केस में मेकर के सामने करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ड्रॉई के सामने या उनके ऑथराइज एजेंट के सामने। आप किसी के सामने भी छोड़ आओगे, प्रेजेंट कर दोगे तो प्रॉपर प्रेजेंटमेंट नहीं है और कोई केस नहीं बनता है। ये वाले क्वेश्चन का आने का चांस अच्छा खासा है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। ये 99% आना चाहिए, 11 क्वेश्चन। ठीक है,
अगला क्या बोल रहा है भाई साहब, सचिन 1000 kg शुगर लाया सौरभ से 40,000 रुपए के 3 महीने के क्रेडिट, प्रोमिसरी नोट बना के दे दिया, मैच्योरिटी पे नोट डिसऑनर हो गया। अब सौरभ क्या करता है, बोलता है मुझे अमाउंट भी वापस चाहिए, साथ में मेरा जो कोर्ट में लीगल एक्सपेंस है वो भी वापस चाहिए। तो बताओ कि यहाँ पर जो सौरभ है वो सचिन से कितना अमाउंट रिकवर कर सकता है। तो देखो कभी भी जैसे चेक का मामला होता है तो उसके लिए तो सेक्शन 138 बना दिया गया डिसऑनर, लेकिन जब बात प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज की होती है तो इसके लिए बनाया गया सेक्शन 117 जो रूल ऑफ कंपनसेशन है। ये क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, 6 नंबर का आता है। तो सेक्शन 117 बोलता है कि अगर मान लो कभी प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाए तो कंपनसेशन आप क्या मांग सकते हो। सबसे पहले जो भी आपका अमाउंट ड्यू है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, जैसे यहाँ पे 40,000 रुपए प्लस आपका जो भी एक्सपेंस हुआ है प्रेजेंटिंग, नोटिंग, प्रोटेस्टिंग में, इसका मतलब होता है लीगल एक्सपेंस। ठीक है। वैसे ही अगर दोनों लोग अलग अलग देश में रहते हैं तो दोनों देशों के बीच का जो एक्सचेंज रेट है, जैसे डॉलर और रुपी का चेंज होता रहता है एक्सचेंज रेट, तो उस अनुसार आप क्लेम कर सकते हो। और तीसरा, अगर मान लो एंडोर्सर को पेमेंट करनी पड़ गई। अब ये वाला पॉइंट जैसे कई लोग भूल जाते हैं, जैसे यहाँ पर देखो हुआ क्या है कि पैसा मिलना किसको था, सौरभ को। सचिन ने इसको प्रोमिसरी नोट बना के दिया था कि भाई साहब तुझे मैं 40,000 दे दूंगा। सौरभ ने नोट मान लो दे दिया शिवांग को, तो अब सचिन किसको पेमेंट करेगा, शिवांग को। अब शिवांग क्या है, अगर उसको सचिन से पैसा नहीं आया तो सौरभ के ऊपर भी केस कर सकता है। तो मान लो सौरभ को मैं यहां बोल देता हूं एंडोर्सर। अब सौरभ फंस गया, अगर वो शिवांग को पेमेंट कर देता है तो फिर वो सचिन को बोलेगा तेरे कारण मेरा इतना नुकसान हुआ, एक तो नाम भी खराब हुआ और दूसरा पैसा भी देना पड़ा मेरे को, तो एक काम कर, अब पूरा अमाउंट तो देगा ही, साथ में 18% इंटरेस्ट भी देगा। ठीक है, 18% इंटरेस्ट भी देगा। नहीं समझ आया तो ऐसे समझ लो इसको, सचिन है, ये मेकर है, इसने नोट बनाया, इसने नोट सौरभ को दिया। अब अगर सौरभ को पैसे ना मिले, कितना रुपए, 40,000, तो नंबर वन सौरभ अमाउंट क्लेम कर सकता है प्लस एक्सपेंस क्लेम कर सकता है। नंबर टू, ये दोनों अलग अलग देश में रहते हैं तो एक्सचेंज रेट के हिसाब से जो भी डिफरेंस आता है वो क्लेम कर सकता है। अगर सौरभ ने आगे प्रेम को ट्रांसफर कर दिया है तो प्रेम के पास डुअल राइट है, वो पैसों के लिए सचिन पे केस भी कर सकता है और सौरभ पे। तो मान लो प्रेम ने सौरभ पर केस किया तो सौरभ यह एंडोर्सर कहलाया, और उसने अगर अमाउंट पे कर दिया है प्रेम को, तो फिर ये अब सचिन से क्या करेगा, पूरा पैसा भी देगा और 18% इंटरेस्ट भी मांगेगा, याद रखना। तो इसका एनालिसिस यही है कि सचिन ने प्रोमिसरी नोट डिसऑनर कर दिया 40,000 का, तो अब सौरभ यहाँ पर क्या कर सकता है, पैसा मांग सकता है, फीस मांग सकता है और 18% इंटरेस्ट मांग सकता है। ये आ जाएगा एग्जाम में, तो इसको ऐसे ही लिख के आना और इसको ऐसे ही करना, ये तुम लोग से अच्छे से बनना चाहिए, ये अच्छे से बनना चाहिए क्वेश्चन, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हैंड रेस करो, चैट में बोलो यस नो, ये वाला बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताओ चैट में ये वाला बन जाएगा कि नहीं क्वेश्चन। ठीक है, आज इतने ही क्वेश्चन करते हैं, आज ये कितने हो गए, 13 हो गए ना। आज 13 क्वेश्चन करते हैं, मोर देन इनफ है। ठीक है, इन 13 क्वेश्चन को भी शीट शेयर कर रहा हूँ, तुरंत तुरंत पढ़ डालो। फिर अपन क्या करेंगे, कल आगे के इसके जो बचे क्वेश्चन है, कितने और वैल्यू बेसिस में कराने हैं, 19 से, मतलब 5-6, और सारे डायरेक्ट क्वेश्चन कल करा देता हूँ, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा इसकी वैरायटी। ठीक है, और इसको अब भी देख लेना, बाद के लिए मत रखना, पढ़ दोगे तो अच्छा कंसेप्ट इसका बन जाएगा। ये कर दो तुम, बस इतना ही है, 13 क्वेश्चन बना डाले आज, इतना कर। ठीक है बेटा।